नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि भारत में राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका, सोनिया, खड़गे, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और खासकर से इंडिया अलायंस के कुछ गठजोड़ में जितने पार्टियां हैं, वो लोग भारत के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार। रक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ग्रेट निकोबार द्वीप पर 13,000 करोड़ के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को संयुक्त रूप से वित्त पोषित करेंगे, जिससे क्षेत्रीय संपर्क, रक्षा रसद और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में सच्चाई क्या है, ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, आज हम उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रेट निकोबार इंडिया का सबसे बड़ा गांव है। एक तरफ 72,000 करोड़ का सपना, तो दूसरी तरफ धरती, दरिया और 200 आदिवासियों की जिंदगी। इस मुद्दे को हम एक कहानी से समझेंगे जिसका किरदार है राजन। राजन एक आदिवासी है। राजन की नाव है और एक नक्शा है। राजन अपनी नाव लेकर सुबह निकलता था। वो एक छोटी सी नाव थी, लकड़ी की, पुरानी, थोड़ी टूटी हुई भी, लेकिन राजन के लिए वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं थी, वो उसकी जिंदगी थी। ग्रेट निकोबार आइलैंड के दक्षिण में जहाँ समुद्र तीन तरफ से घिरता है और ऊपर सिर्फ जंगल है, वहाँ के सोमपेन आदिवासी समाज यही करता आया है। हजारों सालों से मछली पकड़ना, जंगल में रहना, किसी गवर्नमेंट स्कीम से अनजान रहना, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की खबर नहीं। देखिए, दुनिया के सबसे छुपे हुए लोगों में से कुछ निकोबार के इन द्वीप समूहों में रहते हैं। सोमपेन ट्राइबल्स, जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ 200 के आसपास है। इनके बारे में दुनिया को ज्यादा पता नहीं है। इंडिया को भी ज्यादा पता नहीं था जब तक एक नक्शा नहीं आया। 2021 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की। रिपोर्ट का नाम था हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। 244 पन्नों की वो रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि वो एक स्काई-फाई नोवेल पढ़ रहे हो। एक नया पोर्ट, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक टाउनशिप, पूरी एक सिटी जंगल में खड़ी की जाएगी, एक पावर प्लांट और इन सब के ऊपर एक मिलिट्री बेस जो इंडिया को मलक्का स्ट्रीट के पास एक परमानेंट स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इंडिया एक ऐसे प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका बजट 72,000 करोड़ से ज्यादा है। पहले समझते हैं कि ग्रेट निकोबार है क्या। ये भी बताता हूँ कि इंडिया ने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज किया और क्या कोई दूसरा ऑप्शन था या नहीं। देखिए, जब मैं कहता हूँ ग्रेट निकोबार आइलैंड, तो ज्यादा लोग सोचते हैं कि वो कोई बीच हॉलिडे डेस्टिनेशन है, गोवा जैसा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अलग जगह है। ग्रेट निकोबार इंडिया का साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सबसे नीचे अंडमान सी में, और यहाँ से, और ये फिगर ध्यान से सुनना, इंडोनेशिया का सुमात्रा सिर्फ 147 किलोमीटर दूर है, श्रीलंका 1300 किलोमीटर, चेन्नई 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा। यानी कि इस आइलैंड की ज्योग्राफिक पोजीशन इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा है, इंडिया के पास कम है। इस आइलैंड का 86% हिस्सा जंगल है, और वो भी आम जंगल नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेकिन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं आता। लेकिन इन्वायरमेंट एक्सपर्ट कहते हैं कि ये होना चाहिए था। यहाँ लेदर बैक सी टर्टल्स आती हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी सी टर्टल स्पीशीज हैं। मिल्की स्टॉर्क, निकोबार मेगापोड और एक ऐसा कोरल रीफ सिस्टम जो इंडिया के ओशन को रेयर हॉट स्पॉट्स में आता है। देखिए, इन सब का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको नेचर डॉक्यूमेंट्री सुनानी है। मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि ये समझ में आए कि ये कोई वेस्ट लैंड नहीं है जहाँ कुछ भी बनाना ठीक होगा। ये एक साइंटिफिकली सेंसिटिव जोन है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना सेंसिटिव एरिया है तो इंडिया ने यहाँ प्रोजेक्ट क्यों लाया। देखिए, अगर आपको समझना है कि इंडिया ने ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया, तो आपको पहले एक सिंपल ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का एक पतले समुद्र का रास्ता है। दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग लेन है। चाइना का 80% से ज्यादा ऑयल इसी स्ट्रेट से होके आता है। मिडिल ईस्ट का तेल, अफ्रीका का माल, सब इसी रास्ते से। अब सोचिए, अगर किसी टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट में ये स्ट्रेट ब्लॉक हो जाए तो चाइना की अर्थव्यवस्था रोकी जा सकती है। चाइना इस सिचुएशन को जानता है, इसलिए वो दोनों तरफ से एग्जिट बनाने की कोशिश करता रहता है। एक तरफ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से, तो दूसरी तरफ म्यांमार से, और तीसरी तरफ इंडियन ओशन में अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। चाइना का बांग्लादेश में भी इंटरेस्ट है, मालदीव में प्रेजेंस है। ये सब उसकी एक दराव से आता है, मलक्का स्ट्रेट पर डिपेंडेंस। अब वापस आते हैं ग्रेट निकोबार पर। इंडिया का ग्रेट निकोबार आइलैंड ये एग्जैक्टली मलक्का स्ट्रेट को एंट्री पॉइंट के पास बैठा है। एक नवल बेस यहाँ पर, और इंडिया मलक्का में हर एक शिप को मॉनिटर
मॉनिटर कर सकता है हर एक टैंकर, हर एक कैरियर वेसल को। चाइना ने एनर्जी सप्लाई लाइन के पास इंडिया की आंखें हो तो ये एक एनॉर्मस स्ट्रेटेजिक डिटरेंट है। देखिए, इंडिया चाइना के बीच जो टेंशन है, गलवान में क्या हुआ, एलएसी पर क्या चलता रहता है, वो सब ग्राउंड पर दिखता है, लेकिन असली पावर गेम समुद्र में ही है, इंडो पैसिफिक में, और ग्रेट निकोबार उस गेम का एक पाइवटल पीस है। अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ पोर्ट या एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ एक नेवल बेस और कोस्ट गार्ड स्टेशन भी प्लान में है। परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस, सबमरीन्स ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। P-81 पोसिडोन एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास है, वो यहाँ से फ्लाई करके मलक्का तक कवर कर सकते हैं। यह एक मास्टर स्ट्रोक है अगर आप सिर्फ मिलिट्री लेंस से देखें। लेकिन एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इन सब के नीचे दब गई है, राजन सोमपेन। देखिए, सोमपेन एक पर्टिकुलरली मतलब खुद पे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। इंडिया में 50 ऐसी कम्युनिटीज हैं, सोमपेन उनमें से एक है, और वो सबसे ज्यादा आइसोलेटेड है, यानी सबसे कटे हुए। इनके पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं है, कोई फिक्स सेटलमेंट नहीं है। ये नोमैडिक जंगल ड्वेलर्स हैं जो ग्रेट निकोबार के इंटीरियर फॉरेस्ट में रहते हैं, वही फॉरेस्ट जो प्रोजेक्ट के लिए क्लियर होने वाले हैं। तो आप सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि सोमपेन ट्राइबल्स के कंसेंट की बात किसी ने सीरियसली नहीं की। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 कहता है कि किसी भी फॉरेस्ट लैंड को डेवलपमेंट के लिए यूज करने से पहले ग्राम सभा की कंसेंट जरूरी है, लेकिन सोमपेन का कोई ग्राम सभा नहीं है, उनका कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और इसलिए टेक्निकली एक लूप होल एग्जिस्ट करता है जिसमें उनकी कंसेंट का कोई फॉर्मल मैकेनिज्म है ही नहीं। 2022 में जब प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस चल रही थी, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इंटरनल रिपोर्ट में वार्निंग दी कि सोमपेन ट्राइबल्स का हैबिटेट डायरेक्टली इंपैक्ट होगा और उनका सर्वाइवल रिस्क में है। वो रिपोर्ट कहीं से लीक हुई, एक्टिविस्ट ने उठाया, मीडिया में कुछ हेडलाइंस आई, फिर सब शांत हो गया। राजन की नाव अब भी उस जगह चलती है, लेकिन जंगल थोड़ा छोटा सा हो रहा है। अब मैं आपको वो हिस्सा बताऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा डिबेट है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का पूरा खेल। देखिए, इंडिया में किसी भी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 3 क्लियरेंस चाहिए होते हैं। पहला इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, दूसरा फॉरेस्ट क्लियरेंस और तीसरा कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ। 3 अलग अलग स्लीव्स हैं ताकि कोई प्रोजेक्ट गलत जगह गलत तरीके से ना बने। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को ये तीनों मिली 2022-23 के बीच, और इसी में कंट्रोवर्सी शुरू हुई। पहली बात, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो MOEFCC के अंडर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देता है, उनके मीटिंग माइन्यूट्स लीक्ड हुई। इन माइन्यूट्स में दिखता है कि कमेटी ने खुद कुछ सीरियस ऑब्जर्वेशंस दिए थे, जैसे कि साइट विजिट नहीं की गई थी, कि इम्पैक्ट असेसमेंट इनसफिशिएंट थी, लेकिन क्लियरेंस फिर भी मिली कंडीशंस के साथ, लेकिन क्लियरेंस मिली। दूसरी बात, लेदर बैक सी टर्टल, वो दुनिया की सबसे बड़ी सी टर्टल है, शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड स्पीशीज, IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल। और ग्रेट निकोबार का क्लादिया बे, जहाँ एग्जैक्टली पोर्ट बनने वाला है, वो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट लेदर बैक नेस्टिंग ग्राउंड है। साल में 1000 से ज्यादा नेस्ट रिकॉर्ड है यहाँ पे। पोर्ट वहाँ बनाएंगे तो नेस्टिंग ग्राउंड खत्म, टर्टल कहाँ जाएंगी कोई नहीं जानता। डॉक्टर कार्तिक शंकर सी टर्टल रिसर्चर हैं, इन्होंने कहा था गलाथिया खाड़ी अमूल्य है, एक बार वहाँ बंदरगाह बन जाने के बाद हम हिंद महासागर के लेदर बैक कथूम में सबसे बड़े घोंसले बनाने का स्थल को खोदेंगे और फिर इसे बदला नहीं जा सकता। देखिए, गवर्नमेंट का काउंटर आर्गुमेंट ये है कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन होगी, मतलब जितना जंगल काटा उतना कहीं और लगाया जाएगा। 9.6 लाख ट्रीज की जगह और ट्रीज लगाओ, लेकिन साइंटिस्ट का सिंपल जवाब है, एक 200 साल पुराना रेन फॉरेस्ट और नए प्लांट सेम नहीं होते। बायोडायवर्सिटी के लिए सिर्फ ट्रीज की गिनती नहीं होती, वो एक इकोसिस्टम होता है। फंगस, फंगी, इंसेक्ट्स, बर्ड, ममल, रेप्टाइल सब एक दूसरे से कनेक्टेड। वो कनेक्शन एक बार टूटा तो दशकों में वापस नहीं आता, यानी कभी भी नहीं आता। अब एक और एंगल है जो बहुत कम लोग जानते हैं, 2004 के सुनामी के कनेक्शन, ये सुनना जरूरी है। 26 दिसंबर 2004 एक डेट जो अंडमान और निकोबार के लोगों के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो एक जिंदगी के 2 हिस्सों में बांट देती है, पहले और बाद में। सुनामी सुमात्रा के नीचे एक 9.1 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक, उसने अंडमान निकोबार को डिवास्टेट किया। 2313 लोग इंडियन आइलैंड्स में मारे गए थे, पूरा गांव वापस नहीं आए। ग्रेट निकोबार भी बहुत बुरी तरह हिट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड एक सिस्मिकली एक्टिव जोन में है। सुमात्रा फॉल्ट लाइन से इस द्वीप की अप्रोक्सीमेटली एक्सट्रीम है। वहाँ एक इंटरनेशनल पोर्ट बनाओ, एक एयरपोर्ट बनाओ, एक टाउनशिप बनाओ, और फिर एक बड़ा अर्थक्वेक आए तो जो लोगों के वहाँ बसाओगे वो कितने सेफ रहेंगे? गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट प्लान में सुनामी प्रिपेयर्डनेस का जिक्र है, इवैक्यूएशन रूट है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम एक ब्रांड न्यू सिटी के लिए एनफ है, जब वो सिटी एक प्लेट बाउंड्री के कितने पास हो? देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ग्रेट निकोबार के आसपास का सी बेड सिस्मिकली ज्यादा एक्टिव है। 2004 के बाद भी छोटे
छोटे मोटे झटके होते रहते हैं। और फिर भी एक और चीज, क्लाइमेट चेंज। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है। लो लाइन कोस्टल एरिया में जहाँ पोर्ट और एयरपोर्ट बनाना है, सैलाब का रिस्क रियल है। 50 साल बाद वो लैंड शायद पार्शियली सबमर्ज हो जाए, यानी डूब जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब रिस्क के बाद भी क्या प्रोजेक्ट सही है। मैं दोनों साइड के हॉनेस्ट जवाब देने वाला हूँ अभी। एक द्वीप, चार आर्गुमेंट। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ टाइटल, तीसरी तरफ राजन और चौथी तरफ हम, इंडियन टैक्स पेयर। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप एक साइड की स्टोरी सुन के निकल लो, तो ऑनेस्ट ब्रेकडाउन करते हैं। पहले प्रोजेक्ट के फेवर में क्या स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक कंपल्सन। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रियल है। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में चाइना ने लीज लिया है 99 साल के लिए, वो भी डेप्थ ट्रैप के थ्रू। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में चाइना का फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। इंडिया के पास इंडो पैसिफिक में मिलिट्री प्रेजेंस के लिए ज्योग्राफिक एसेट लिमिटेड है। ग्रेट निकोबार उस गैप को फिल करता है। ये कोई इमेजिनरी फेट नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड चाइनीज नावल एक्सपेंशन है। दूसरा, इकोनॉमिक्स डाइवर्सिफिकेशन। अंडमान निकोबार का डेवलपमेंट सीवियरली लैग्ड है। कनेक्टिविटी पूरी है, टूरिज्म पोटेंशियल अंडर यूटिलाइज्ड है। एक फंक्शनिंग इंटरनेशनल पोर्ट, एक ट्रांसशिपमेंट हब यहाँ लोकल इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सिंगापुर जैसा नहीं बनाते, फिर भी कोलंबो या कलांग पोर्ट जैसी रीजनल सिग्निफिकेंस तो आ सकती है। तीसरा, सोवरेनिटी और प्रेजेंस। इंडिया के रिमोट आइलैंड में पॉपुलेशन इतनी कम है कि रियल गवर्नेंस मुश्किल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, पावर, मेडिकल फैसिलिटीज, वो ट्राइबल्स के लिए भी बेटर सर्विसेज लाएगा और मेनलैंड कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के खिलाफ में क्या वैलिड कंसर्न्स है। पहला, इरिवर्सिबिलिटी। एक रेन फॉरेस्ट एक बार काट दो, वो वापस नहीं आता। लेदर बैग नेस्टिंग साइट डिस्ट्रॉय हो गई तो वो स्पीशीज का सर्वाइवल का एक क्रिटिकल लिंक टूट जाता है। ये डिसीजन रिवर्सिबल नहीं है। दूसरा, वीक कंसल्टेशन प्रोसेस। EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए पब्लिक हियरिंग्स होने चाहिए लोकली। तीसरा, इकोनॉमिक वायबिलिटी का सवाल। 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक ट्रांसशिपमेंट हब के लिए, क्या रिटर्न मिलेगा। कोलंबो, सिंगापुर, पोर्ट कलांग पहले से एस्टेब्लिश हब्स हैं। ग्रेट निकोबार को उनसे कम्पीट करने में दशकों लगेंगे। क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रियल है या प्रोजेक्टेड फैंटेसी है। चौथा, भूकंपीय जोखिम को कम करके आंका गया है। कोई गंभीर इंडिपेंडेंट या भूकंपीय जोखिम मूल्यांकन पब्लिक नहीं किया गया। ये गैप डरावना है। तो इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ये है कि दोनों साइड्स के पास वैलिड आर्गुमेंट्स हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी नहीं है। लेकिन एक चीज क्लियर है, अभी जिस स्पीड और तरीके से यहाँ प्रोजेक्ट पुश हो रहा है, बिना एडुकेट कंसल्टेशन, बिना ट्रांसपोर्टेशन रिस्क डिस्क्लोजर, वो प्रोसेस में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। भले ही प्रोजेक्ट का इंटेंट राइट हो। देखिए, जब बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं तो टाइमलाइन कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और। अब तक देखिए, अब ये स्लो मोशन डेवलपमेंट है, ना पूरी तरह रुका ना पूरी तरह चला। लीगल बैटल, इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी तीनों एक साथ चल रहे हैं। अब मैं तुम्हें वो एंगल बताता हूँ जो अक्सर मीडिया स्किप करता है, कंपेरिजन। अगर नहीं बनाना था यहाँ तो क्या अल्टरनेटिव था और दूसरे देश ने ऐसा क्या किया, क्या सीख सकते हैं। सिंगापुर ने क्या किया था और हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, जब भी इंडिया कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करता है, लोग सिंगापुर का एग्जांपल देते हैं। सिंगापुर ने भी जंगल क्लियर किया था, बिल्कुल सही, लेकिन सिंगापुर ने कुछ और भी किया था जो लोग मिस करते हैं। सिंगापुर ने अपने लास्ट रिमेनिंग नेचुरल रिजर्व बुकिट तिमाह नेचर रिजर्व को नेशनल प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया। डेवलपमेंट एक डेजिग्नेटेड जोन में की, नेचर के डेजिग्नेटेड जोन को बचाया, क्लियर बाउंड्रीज थी। ग्रेट निकोबार का प्लान में ये क्लियरिटी अभी नहीं दिखती कि एग्जैक्टली कौन सा जोन परमानेंट सेंचुरी होगा। मलेशिया का लांगकावी आइलैंड एक यूनेस्को जियो पार्क, वहाँ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ बिना प्राइमरी फॉरेस्ट को टच किए। मॉडल ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नेचर के अराउंड डिजाइन होगा, ना कि नेचर को इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड रिसेप किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ये है कि अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं। नावल बेस अलग जगह बन सकता है, आइसलैंड के एक पोर्शन में जहाँ इकोलॉजिकली लेस सेंसिटिव एरिया है। पोर्ट की एग्जैक्ट लोकेशन शिफ्ट हो सकती है गलेथिया बे से कहीं और। एक्सपर्ट ने ये सजेशन फॉर्मली दिए हैं MOEFCC को। उन्होंने सीरियसली लिया गया या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए, इंडिया के खुद के पास एक एग्जांपल है, मुंद्रा पोर्ट, गुजरात। अडानी ग्रुप ने वहाँ डेवलपमेंट किया, कुछ इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ लेकिन डॉक्यूमेंटेड, कोर्ट केसेस हुए, इन्वेस्टिगेशन हुआ। फिर एक पॉइंट आया जब प्रोसेस फोर्स किया गया, मोर EIA मोर कंपनसेशन। वो परफेक्ट नहीं रहा, लेकिन इवेंचुअली कुछ कोर्स करेक्शन हुआ। ग्रेट निकोबार में वो कोर्स करेक्शन विंडो अभी भी ओपन है, अगर पॉलिटिकल विल हो तो। और आयरनी ये है कि चाइना खुद अपने हाइनान आइलैंड पर कुछ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन प्रोटेक्ट करता है जब वो डेवलप करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हुई तो वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रहता। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट का जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं शुरुआत में राजन की नाव की बात कर रहा था, अब उस पर वापस आते हैं।
राजन सोमपेन की नाव वो सिर्फ एक बोट नहीं है, वो एक सिविलाइजेशन की रेमिनेंट है। सोमपेन ट्राइब 65,000 साल से इस द्वीप पर है। तीसरी चौथी जनरेशन तो सिर्फ इसी जंगल को जानती है। उनका कोई और घर नहीं, कोई प्लान बी नहीं, कोई अल्टरनेटिव लैंड नहीं। अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अपने करंट स्कोप में और बिना एडुकेट मॉडिफिकेशंस के आगे बढ़ता तो सोमपेन ट्राइब की वायबिलिटी 20-30 साल में क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगी। वो 200 लोग 150 हो जाएंगे, फिर 100, फिर एक जनरेशन में खत्म। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये वही हुआ है अंडमान के जरावा और ओंजे ट्राइब्स के साथ, जो दोनों डेवलपमेंटल प्रेशर से अपने पीक पॉपुलेशन का फ्रैक्शन रह गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इंडिया के सामने एक रियल चॉइस है। पहली, प्रोजेक्ट उसी तरह से रखो जैसे है, स्पीड से आगे बढ़ाओ, चाइना को स्ट्रेटेजिक मैसेज दो और कुछ इरिवर्सिबल नुकसान उठाओ एनवायरमेंटल का और ट्राइबल्स का। दूसरा, प्रोजेक्ट को स्मार्ट मॉडिफिकेशन के साथ में आगे ले जाओ, नेवल बेस रखो, पोर्ट लो लेकिन लोकेशन शिफ्ट कर दो, सोमपेन हैबिटेट फॉर्मली प्रोटेक्ट करो और इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एस्टेब्लिश करो। दोनों में डेवलपमेंट होगा, सिर्फ एक में इंटीग्रिटी भी होगी। देखिए, ये कोई एंटी नेशनल पोजीशन नहीं है कि अगर मांग हो कि प्रोजेक्ट को बेटर डिजाइन करो। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जैसे यूएस का डाइगो ग्रासिया नावल बेस इन इंडियन ओशन, उन्हें भी लोकल पॉपुलेशन की डिस्प्लेसमेंट का प्राइस चढ़ाया गया, लेकिन 50 साल बाद वो डिसीजंस क्रिटिसिज्म में हैं और यूएस खुद उन्हें लेगेसी मिस्टेक्स कहते हैं। हम अभी डिसाइड कर सकते हैं कि 2075 में ग्रेट निकोबार के बारे में क्या स्टोरी सुनाई जाएगी। राजन की नाव अभी भी चलती है, जंगल अभी भी है और डिसाइड करना है हम वो लोग हैं जिन्होंने जंगल बचाया और देश भी, या वो लोग जो कह सकें सिर्फ एक काम कर सकें। एक आदिवासी की नाव, एक स्ट्रेटेजिक द्वीप, एक चाइना का थ्रेट, एक टर्टल की नेस्टिंग ग्राउंड, एक 72,000 करोड़ का दाव, ये सब एक साथ सच है। इंडिया को ये सब एक साथ संभालना होगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा दाव है, डेवलपमेंट का भी और कैरेक्टर का भी। अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी और लोगों तक पहुंचानी चाहिए, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ कि प्रोजेक्ट रोकना चाहिए या मॉडिफाई करके आगे ले जाना चाहिए। धन्यवाद।